हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। साइंस के जो पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं यूपी पीसीएस के लिए, आज उसकी तीसरी क्लास है। और जो मैंने पहले कहा था कि साइंस के ये 1200 पीवाईक्यू जिसने भी कर लिए, हम लोग 4-5-6 क्लासेस तक डायरेक्ट डेली पीवाईक्यू करेंगे साइंस के। और एक चीज़ आप देखना कि ये पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पे दे दी है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लो। अगर आपने इसके सारे पीवाईक्यू घर पे प्रैक्टिस कर लिए, उनको एक दो बार रिवाइज कर लिया, साइंस का एक भी सवाल इससे बाहर नहीं जाएगा आपका, बहुत आसानी से। मतलब अगर 20 सवाल आते हैं तो आप 15-16 बहुत इजीली कर पाओगे। लेकिन अगर आपने कहीं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली इसके बाद, देखो कई बार क्या होता है कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, चीज़ें समझ में नहीं आती, चीज़ें समझ में आती हैं तो कई बार बहुत लेट में समझ आती हैं क्या नहीं करना। लेकिन अगर आपने ये पीवाईक्यू कर लिए, आप प्लीज़ मेरी बात मानना, मैं लिटरली सच बोल रहा हूँ, ये अपने एक्सपीरियंस से नहीं, मैं सर लोगों के एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ जिन्होंने ये ऑलरेडी एग्जाम बहुत अच्छे से निकाला हुआ है। तो अगर आप देखो, अगर आपने ये पीवाईक्यू के प्रैक्टिस कर ली अच्छे से, और आपने अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली, आप कोई भी टेस्ट सीरीज लगा लो, मैं इसके लिए ये जरूरी नहीं कहता कि आप यहीं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज और लगाओ आके, लेकिन मैं यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज को पर्सनली जानता हूँ। और इसमें इसलिए कहता हूँ इसके बारे में क्योंकि यहाँ पे गौरव सर लोग हैं, सत्या सर हैं, पल्लव सर, इन्होंने बैकएंड में इस टेस्ट सीरीज पे बहुत मेहनत करी कि क्वेश्चंस का नेचर सेम रहे, पैटर्न सेम रहे, अपडेट पैटर्न रहे, नेचर अपडेट होता रहे, कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी ऐड किए जाएं, करंट अफेयर भी ऐड की जाए। इसलिए एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव आपके लिए डिज़ाइन किया जाता है यहाँ पे। इस वजह से मैं कहता हूँ अगर आपने पीवाईक्यू कर लिए और यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज लगा ली तो साइंस का एक भी सवाल आपका गलत नहीं होगा, बस एक्सप्लेनेशन आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलो अब आज विदाउट वेस्टिंग द टाइम, आज कल हम लोगों ने 200 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए थे, टोटल 200 हो गए थे। आज तीसरी क्लास है तो आज हम लोग 300 के लगभग क्वेश्चन करेंगे, 300 तक पहुंचे कम से कम। फिर लास्ट की जो 2-3 क्लासेज और होंगी उनमें 300 250 क्वेश्चन करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम लोग 800-900 क्वेश्चन कर लेंगे। बाकी जो कुछ क्वेश्चन रहेंगे वो आपके पास प्रैक्टिस के लिए रहेंगे, ठीक है। तो जो मैं कहता हूं, अगर ये विजय पथ सीरीज चल रही है तो यू विल क्लियर, और आप लिखते हो कमेंट में आई विल क्लियर। देखो 5 से 6 बच्चे बहुत कंसिस्टेंट हैं, और जिस दिन एग्जाम होगा ना प्रीलिम्स का, और जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन मैं उन कुछ बच्चों को, अगर मैं उनसे कहूँगा अगर वो रेडी रहेंगे तो मैं उन्हें अपने वीडियो में लेकर आऊँगा और आपको पूछवाऊंगा उनसे। आप खुद उनसे पूछ के देखिएगा कि उन्होंने कैसे मेहनत करी, वो खुद आपको बताएंगे कि किस तरीके से उन्होंने मेहनत करी, क्या रीज़न रहा, कैसे कैसे उन्होंने चीज़ें पढ़ी, बाकी वो सारी बात के। लेकिन अभी क्वेश्चंस पे आते हैं, क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं, ठीक है। चलिए, जो क्वेश्चंस गलत हो उन्हें आप एक काम करिएगा, शांति से नोट करते चलिए। कुछ बच्चे मुझे मैसेज भेजते भी हैं कि सर जैसे ये क्वेश्चन सही हो रहे हैं, इनको नहीं लिख रहे हैं। कुछ बच्चों ने मुझे मैसेज भेजा कि सर ये क्वेश्चंस गलत हैं, तो वो देखो उन्हें नोट भी कर रहे हैं। मैं अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखा दूंगा कि बच्चे नोट्स भी बना रहे हैं इनके, तो कहीं ना कहीं उन्हें दोबारा वीडियो देखने की जरूरत नहीं। मैं नहीं कहता आप इस वीडियो पर दोबारा आओ, मत आओ, लेकिन कहीं ना कहीं पढ़ना जरूरी है, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। 198 क्वेश्चंस करेंगे, और 198 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, तो ये आपको बताना है। तो इसमें से कैलोरी, अर्ग, जूल तीनों ऊर्जा की इकाई हैं, सेंटीग्रेड ऊर्जा की इकाई नहीं। ऐसे करते हुए सारे क्वेश्चंस करेंगे। मैं कैमरा ऑफ करता हूं ताकि पूरा फोकस आपका क्वेश्चंस पे रहे, ठीक है, सुनने पे और क्वेश्चंस पे। चलिए चलिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं सबसे पहले, क्या कह रहा है, उसके बाद चीजों को अच्छा आप नोट करते चलना प्लीज, ठीक है। मेन फोकस आपका नोट पे रहना चाहिए। तो जैसे इसमें आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सेंटीग्रेड, राइट, क्योंकि सेंटीग्रेड ऊर्जा की इकाई नहीं है ना। बाकी ये 3 क्या है, ऊर्जा की इकाई है, एनर्जी की इकाई है, ठीक है। तेल के एक बैरल में कितने लीटर होता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो प्लीज इनको प्रैक्टिस में रखिएगा। तेल के एक बैरल में कितने लीटर होता है, तो 159 लीटर होता है, ठीक है। आगे बढ़े, चलो, लंबाई की न्यूनतम इकाई कितनी है, फिर वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। इस तरीके के सवाल बहुत पूछे जाते हैं पीसीएस में। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मी होता है। इसमें 10 की घात -15 मीटर होता है, पता है आपको, 10 की घात -15 मीटर। इसको मैं क्लियरली लिखे दे रहा हूं, इसमें होता है 10 की घात -15 मीटर, इसमें 10 की घात -10 मीटर होता है, ठीक है। तो ये चीज कहीं ना कहीं ध्यान रखनी है अपने को। जो इंपॉर्टेंट है मैं उस पर क्लिक करता चल रहा हूं, मैं आपको साथ में बताता भी चलूंगा, ऐसा नहीं है। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले, चलो नोट कर लिया है आप लोगों ने। महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति का पता लगाने के लिए निम्न में से किस संयंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो ऑडियोमीटर का यूज किया जाता है, कि गैल्वेनोमीटर का यूज किया जाता है, कि सेक्सटेंट का यूज किया जाता है, कि सोनार का यूज किया जाता है। तो 99% लोगों ने इसका करेक्ट आंसर दे दिया होगा, क्योंकि इसमें जब भी कोई ओशियन में कोई भी चीज़ डूब जाती है तो उसका पता लगाने के लिए हम लोग सोनार का यूज़ करते हैं। क्लियर, चलें आगे। चलो
इसका फुल फॉर्म होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। कंफ्यूज तो नहीं होंगे? सोनार का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया। चलो, अब सोनार का यूज हम लोग करते हैं किसमें? रेडियो तरंगों के लिए, श्रव्य ध्वनि तरंगों के लिए, पराश्रव्य या अवश्रव्य तरंगों के लिए करते हैं। तो एक चीज ध्यान रखेंगे, सोनार का जो हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं पराश्रव्य तरंगों के लिए। बहुत हाई फ्रीक्वेंसी होती है इनकी, ये इतनी हाई होती है कि ह्यूमन इसको सुन नहीं पाते, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, कैसी फ्रीक्वेंसी होती है? हाई फ्रीक्वेंसी। चलें आगे। वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती? वायु की गति निम्न में से किसके द्वारा मापी जाती? बैरोमीटर से, या एनीमोमीटर से, या हाइड्रोमीटर से, या विडवेन से? तो जो वायु की गति होती है वो मापी जाती है एनीमोमीटर से। ध्यान रखना, ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के सवाल बहुत बार आए हैं। आप इनकी शॉर्ट में क्या करते चलो, शॉर्ट में एक जगह बना लो, वहां पे सारे लिखते चलो, शॉर्ट में लिस्ट बना लो इसकी। इस तरीके के जितने सवाल हैं वो कॉपी के एक साइड में छोटी छोटी लिस्ट बना लो, बस और कुछ मत करो, ऐसे लिस्ट बना लो, बाकी आपके पूरे पेज में नोट्स रहेंगे। चलो, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है? नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कह रहा है इनमें से कौन सा सही नहीं है ना? इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो अभी देखो हम लोग देखें। अच्छा, ये चीज आपके पूरे नोट्स में आ जानी चाहिए। जैसे एनीमोमीटर वायु की चाल, करेक्ट है, बिल्कुल गलत नहीं है। एनीमोमीटर वायु की चाल है ना, एनीमोमीटर से हम वायु की चाल नापते हैं। एमीटर से क्या नापते हैं? विद्युत धारा नापते हैं, बिल्कुल करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं। पायरोमीटर से क्या नापते हैं? पायरोमीटर से उच्च ताप नापा जाता है, क्लियर है? पायरोमीटर से क्या नापा जाता है? उच्च ताप नापा जाता है, क्लियर है? ये गलत है हमारा, यानी कि अगर मैं आपसे इसमें कहूं तो कौन कौन से सही है? ये हमारा सही है, ये भी सही है और ये भी सही है, कहीं ना कहीं ये गलत है। टैक्योमीटर से दाबांतर नहीं नापा जाता। टैक्योमीटर भी एक प्रकार की स्पीड से ही रिलेटेड है, इसको भी एक प्रकार से हम स्पीड से रिलेटेड ही मानते हैं, लेकिन मैं आपको होमवर्क में जरूर दूंगा ताकि आप भी थोड़ा एक्टिव रहें। आप मुझे दो चीज़ों को आज कमेंट करके बताएं। मुझे पता है ये अब जो भी क्लासेज होंगी थोड़ा बोरिंग रहेंगी क्योंकि पूरी पढ़ाई की सी चीज़ें रहेंगी। टैक्योमीटर से क्या नापा जाता है ना, आप ये बताएंगे, ठीक है? कमेंट में मुझे बताएंगे जरूर टैक्योमीटर से क्या नापा जाता है और दाबांतर कैसे नापा जाता है, ये आप कमेंट करके बताएंगे, ठीक है? चलिए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? चलो अभी देखो हम लोग करके आए, पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? अब तो बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, आई थिंक। पायरोमीटर किसके मापन में प्रयोग किया जाता है? तो पायरोमीटर बिल्कुल सही, उच्च ताप के प्रयोग में, है ना? ये देखो यहीं पे लिखा हुआ है, ये देखो सामने आपके लिखा हुआ पायरोमीटर। सेम क्वेश्चंस रिपीट है, देखो कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चंस, आप ये देख रहे हो क्वेश्चंस क्या हो रहे हैं? रिपीट भी हो रहे हैं, है ना? तो ये भी जरूरी है, कहीं ना कहीं प्रैक्टिस बनी रहनी चाहिए। चलो अगला सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है निम्नलिखित संयंत्रों में से किसका उपयोग अत्यधिक उच्च ताप को मापने में किया जाता है? तो उच्च ताप मापने के लिए हम किसका यूज करते हैं? क्या हम फोटोमीटर का यूज करते हैं? नहीं। क्या हम फोनोमीटर का यूज करते हैं? नहीं। क्या हम पैक्नोमीटर का यूज करते हैं? नहीं। फिर हम किसका यूज करते हैं? हम तो पायरोमीटर का यूज करते हैं, है कि नहीं? हम किसका यूज करते हैं? पायरोमीटर का। बताओ क्वेश्चन सही है गलत? सही हो गया, चलें आगे। चलो वेरी गुड। अच्छा चलो, मैं अब आपसे एक सवाल पूछ लेता हूं। अमीटर का यूज किस में करते हैं? चलिए बताइए, है ना? आप इसको कमेंट करके बताएंगे। चलो, किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया से बचाता है? इंपॉर्टेंट सवाल, क्योंकि इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं तो कम से कम यही पता रहे अपने को, है ना? तो डिप्थीरिया से जो टीका बचाता है वो है टॉक्सोइड। क्या है? देखो सारे ऑप्शंस भी मैं नहीं पढ़ता इसलिए ताकि आपके मन में कोई और चीज ना जाए इधर उधर की। डायरेक्ट टीका डिप्थीरिया जो है, कौन सा टीका हमें बचाता है? तो टॉक्सोइड नाम का एक टीका है जो हमें किससे बचाता है? डिप्थीरिया से बचाता है। तो आप चुपचाप इसके नोट्स ऐसे बनाओ, एक पॉइंट ऐसे बनाओ, लिखो ऐसे, शॉर्ट नोट इसको कहते हैं, डिप्थीरिया बराबर टॉक्सोइड टीका, बस सिंपल। अब कभी एग्जाम में डिप्थीरिया आएगा तो टॉक्सोइड का उसका लिंक आप बना ले जाओगे, बस आपको इतना जानना है अभी फिलहाल के लिए, है ना? एग्जाम पर्सपेक्टिव से सिर्फ इतना ध्यान रखो। चलें आगे। चलो आपकी इजाजत है तो हम आगे चल रहे हैं। वो थर्मामीटर जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक मापने में उपयुक्त है, वो ऐसा कौन सा थर्मामीटर है जो 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक माप लेगा? बताइए, वो कौन सा थर्मामीटर है वो जो 2000 सेंटीग्रेड तक माप लेगा? पता है कौन सा? पूर्ण विकिरण पायरोमीटर, ठीक है? क्लियर? चलें आगे। चलो
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पाइरहिलियोमीटर, पाइरहिलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? पाइरहिलियोमीटर, पाइरहिलियोमीटर किसको नापने के लिए इसका यूज करते हैं? तो सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, हवा के ताप को, पौधों के ताप को। पता है पाइरहिलियोमीटर किसको यूज करते हैं? हीलियम समझ आ रहा है? कुछ हीलियो से हीलियम लिंक बन रहा है आपका, देखो हीलियो से हीलियम लिंक बना लोगे तब भी आप ये कर ले जाओगे सोलर रेडिएशन। ठीक है, चलें आगे। चल, मैनोमीटर किस किस मतलब मैनोमीटर से हम क्या नापते हैं? इंपॉर्टेंट सवाल, क्वेश्चन तो इंपॉर्टेंट है बेटा, आप कर रहे हो तो ठीक है, क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैनोमीटर के द्वारा क्या नापा जाता है? मैनोमीटर से, तो मैनोमीटर से क्या वायु दाब नापते हैं, गैसों का दाब नापते हैं, द्रवों का दाब नापते हैं, कि सतह पर तेल का दबाव नापा जाता है? बताओ। तो मैनोमीटर से हम गैसों का दबाव नापते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे। क्लियर है? याद रखेंगे, प्लीज इसे मेमोराइज करना है एग्जाम के इतने टाइम पे, आप समझने के पीछे मत पड़ो, इसको चुपचाप मैनोमीटर गैसों का दबाव याद किया, आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, चलो। वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव नापने के लिए किसका यूज करते हैं? जल्दी बताओ। बैरोमीटर का। किसका यूज करते हैं? बैरोमीटर का। ठीक है, ये सारे पीवाईक्यू कर रहे हैं हम लोग, सारे पीवाईक्यू हैं, डोंट वरी, आप बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। ये जो हम कर रहे हैं पीवाईक्यू हैं, और यूपी पीसीएस ने प्रीलिम्स में पूछे हैं स्वयं, और ये 30 साल के लगभग के पीवाईक्यू हैं जो हम लोग कर रहे हैं, तभी तो 1200 के लगभग पीवाईक्यू हैं। जितने हम लोग कर पाएंगे उतने बहुत हैं। आपके पास पीडीएफ रहेगी, आप भी तो पढ़ो, आप नीचे से करते हुए आओ, है ना, हम ऊपर से कर रहे हैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस, आप नीचे 1200 नंबर से करते हुए आओ, 1200 नंबर वाले क्वेश्चन से करते हुए आइए। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता नापी जाती है। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापते हैं? हाइड्रोमीटर में कि हाइग्रोमीटर में? चलो ये तो समझ में आ गया, लैक्टोमीटर नहीं होगा, पोटेंशियोमीटर नहीं होगा, हाइड्रोमीटर या हाइग्रोमीटर में बताएंगे। चलो, सापेक्ष आर्द्रता नापनी है अपनों को। ह्यूमिडिटी जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ज्योग्राफी में हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में, पता है कि नहीं पता? खैर कोई बात नहीं है, अभी चलो। वायुमंडल की सापेक्ष आर्द्रता किसमें नापते हैं? वेरी गुड, हाइग्रोमीटर में, हाइग्रोमीटर, वेरी गुड। चलो, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? चलो बताओ। अब आप देखो, पढ़ोगे यहाँ पे ऑप्शंस पढ़ोगे तब भी आपको क्लियर हो जाएगा। ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? ऑर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन, ये सारे आपने गैस देखे हैं, है ना? क्या एक्टिनियम कभी गैस सुनी है आपने? यही नहीं है, यही हमारा आंसर होगा, ये नोबल गैस नहीं है। ठीक है, ये एक एलिमेंट है, एक पता नहीं, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा इसके बारे में, एक्टिनियम के बारे में मुझे बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं, लेकिन आप ऑप्शन से एलिमिनेट करके भी आंसर इसका निकाल सकते हो, क्योंकि आर्गन, क्रिप्टन, रेडॉन तो गैसेस हैं, नोबल गैसेस में आती हैं, बिल्कुल आती है, एक्टिनियम नहीं आता। तो चलो आंसर देख लेते हैं, 213 का क्या है? सी है, करेक्ट। चले आगे, चलो कोई दिक्कत नहीं। चलो अब देखो, इस सवाल को करना है आपको। स्टेथोस्कोप से क्या नापते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? कैरेटोमीटर से क्या नापा जाता है? और लक्स मीटर से क्या नापा जाता है? चलो देखो, सवाल बहुत अच्छा है, इजी सवाल है, टफ नहीं है, आप कॉमन सेंस से कर सकते हो। आपने ये तो हमेशा सुन रखा होगा, इसका यूज हम इसमें करते हैं। और कैरेट, कितने कैरेट का है सोना, कितने कैरेट का है? तो देखो, सोने की शुद्धता भी तो नाप सकते हैं। बोलो, क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ये चीज मुझे आपको समझानी है। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? यही मुझे समझाना था कि कैरेटोमीटर से हम सोने की शुद्धता भी तो नाप सकते हैं, है ना? तो अब देखो, आपको जैसे 2 पता थे, आप 2 आसानी से लगा सकते हो, क्योंकि सबने ये सुन रखा होता है बचपन से, है ना? और ये थोड़ा सा बड़े होने पे आपने इसके बारे में भी सुना है, कैरेट, कितने कैरेट का गोल्ड है वगैरह वगैरह। अब एलिमिनेट चलो करते हैं ना, ऑप्शन से एलिमिनेट करते हैं थोड़ा सा। चलो, पहले का तीसरा है और तीसरे का दूसरा है, तीसरे का दूसरा होना चाहिए। तो पहले का तीसरा किसमें दिख रहा है? सिर्फ और सिर्फ सी ऑप्शन में दिख रहा है। लो, पहले एक आता था तो आप आंसर कर ले जाते, अगर आपको एक भी पता होता तो आंसर कर ले जाते। अब देखो, इस फिग्मोमैनोमीटर से क्या नापते हैं? रक्तचाप। और लक्स मीटर से क्या नापा जाता है? प्रकाश की तीव्रता।
क्लियर? तो प्लीज इसे रिवाइज करेंगे, मेरी बात मानिए, प्लीज इसे रिवाइज करेंगे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में सब हैं, ये जितनी चीजें हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहां से आते हैं बच्चा, ठीक है? प्लीज गलती मत करना। ये स्टेथोस्कोप, स्फिग्मोमैनोमीटर, कैरेटोमीटर, लक्स मीटर। तो स्टेथोस्कोप सभी को पता है, हृदय की ध्वनि सुनने के लिए। स्फिग्मोमैनोमीटर क्यों यूज करते हैं? रक्तचाप मापने के लिए। और कैरेटोमीटर का यूज क्यों किया जाता है? कैरेटोमीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? सोने की शुद्धता नापने के लिए। और लक्स मीटर का यूज हम लोग क्यों करते हैं? प्रकाश की तीव्रता मापने के लिए। आगे चले, पढ़ेंगे इसको घर पे, प्लीज इसे रिवाइज करिएगा, ठीक है? प्लीज। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है रक्त दाब। अब बताओ, अभी देखो सेम सवाल है, फिर से आ गया, देखो रिपीट हुआ। अब देखो रक्त दाब कैसे नापते हैं हम लोग, रक्तचाप किस में मापते हैं? अब बताने की जरूरत है क्या आपको? बिल्कुल नहीं। देखो स्फिग्मोमैनोमीटर है ना। चलें आगे। चलो आप बैरोमीटर बताएंगे, बैरोमीटर से हम क्या नापते हैं? अभी देखो हम लोग करके आए, मैं आपको दिखा देता हूं। बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव नापते हैं हम लोग, है ना। तो ये चीजें कहीं ना कहीं लिंक में है एकदम, आप देखो बता सकते हो। वायुमंडलीय, ये आपको ऐसे याद होना चाहिए। ऑप्शन देख के टिक कर रहे हो वो तो ठीक है, अच्छी बात है, वो तो होना ही चाहिए, आपको ऐसे याद भी होना चाहिए, है ना। चलो प्रकाश की तीव्रता किसमें नापते हैं? चलो प्रकाश की तीव्रता हम किससे नापते हैं? अभी बता, अब मुझे बताना ना पड़े, बताओ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। बिल्कुल सही, लक्स मीटर। अभी तो देख के आए हैं हम लोग, है ना। चलो रडार का यूज किसमें होता है? रडार का यूज किसमें होता है? रडार का यूज किसमें होता है? बिल्कुल, प्रकाश तरंगों को नहीं पता लगाता है, ध्वनि तरंगों को रडार नहीं पता लगाता है, वर्षा करने वाले तरंगों को नहीं, वर्षा करने वाले बादलों को नहीं पता लगाता है। रडार पता लगाता है रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में। क्लियर? चलें आगे दोस्तों, मस्ती से पढ़ाई करेंगे, क्योंकि आपने वादा किया है मुझसे, सर आई विल क्लियर यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2025। उसके लिए मुझे जितनी मेहनत करनी पड़ेगी मैं करूंगा, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। चलो रिक्टर पैमाना मापने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? चलो बताओ, रिक्टर पैमाना किसमें नापते हैं? मतलब रिक्टर पैमाने का यूज किस चीज के लिए करते हैं? क्या ध्वनि की गति के लिए करते हैं? नहीं। क्या प्रकाश की तीव्रता के लिए करते हैं? नहीं। क्या ध्वनि की तीव्रता के लिए करते हैं? नहीं। सिर्फ और सिर्फ भूकंप की लहरों का आयाम जानने के लिए, है ना। चलो किसके द्वारा भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है? सिस्मोग्राफ, स्टेथोस्कोप, कॉस्मोग्राफ, पेरिस्कोप। चलो बताओ, ज्योग्राफी से रिलेटेड सवाल है, लेकिन इसको साइंस में भी लेके आते हैं हम लोग। चलो ऑब्वियस सी बात है, सभी लोग कर लेंगे, सिस्मोग्राफ है ना, भूकंप नापने के लिए। चलो अब ये सवाल करो। चलो आपको पता है भूकंप, ऊंचाई, विद्युत धारा, प्रतिरोध, अमीटर, सिस्मोग्राफ, अल्टीमीटर, ओम। चलो मिलाओ, साथ में मिलाएं। भूकंप को किससे मिलाएंगे? सिस्मोग्राफ से, करेक्ट है। ऊंचाई को किससे मिलाएंगे? अल्टीमीटर से। विद्युत धारा को किससे मिलाएंगे? अमीटर से। प्रतिरोध को किससे मिलाएंगे? ओम से। इसका क्या हम लोग रिवीजन भी करेंगे घर पे? बिल्कुल, ठीक है। चलो क्या आपके नोट्स बन रहे हैं? साथ में जो क्वेश्चंस आपके रॉन्ग हो रहे हैं और जो आप तुक्का लगा रहे हो वो भी नोट्स में ऐड करना। चलो इसको भी मिलाते हैं साथ में। चलो सिस्मोग्राफ से क्या नापते हैं? भूकंप, बताया था मैंने। एनीमोमीटर से एयर, हाइग्रोमीटर से आर्द्रता, और बैरोग्राफ से वायुमंडलीय दाब। क्लियर? क्या हमने इस क्वेश्चन सही किया है? बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। इसका आंसर 3 1 2 4, 3 1 2 4, देखो डी ऑप्शन इज करेक्ट, ठीक है। चलें आगे, तो एक बार इसे रिवाइज भी कर लीजिएगा, है ना। एनीमोमीटर वायु वेग, एनीमोमीटर से हम लोग एयर का स्पीड नापते हैं। सिस्मोग्राफ भूकंप के लिए है, बैरोमीटर, बैरोग्राफ ये वायुमंडलीय दाब के लिए है, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता के लिए है। चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, फिर से देखो, इसमें से कौन सा सही नहीं पूछा है, इसमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखो सिस्मोमीटर आपको पता है, जैसे इसमें से मैनोमीटर दाब के लिए है, बिल्कुल। देखो मैनोमीटर तो हम लोग पढ़ के आए हैं, अभी यहां पे कहीं पढ़ा था, मैं आपको दिखा देता हूं। ये देखो गैसों के दबाव नापा जाता है ना, तो फिर दाब के लिए तो है ही मैनोमीटर। यहां पे नहीं लिखा तो आप यहां पे लिख लो,
गैसों के दाब को मापने के लिए। कार्बोरेटर, कार्बोरेटर कार्बोरेटर खराब हो गया, आपकी बाइक का कार्बोरेटर खराब हो गया वगैरह वगैरह, सुन रखा होगा, ये भी करेक्ट है ना। आंतरिक दहन इंजन के लिए कार्डियोग्राम, तो आपने बहुत बार सुना होगा, कार्डियोलॉजी वगैरह, है ना। तो इसके बारे में आप कॉमन सेंस से कर सकते थे इस सवाल को, हृदय गति, है ना, ये भी सही है। सिस्मोमीटर पृष्ठतल की वक्रता के लिए, ये जो ऑप्शन है ये गलत है ना। आप ये चीज ध्यान रखेंगे, क्लियर। तो अब इसका आप कमेंट करके बताओ, सिस्मोमीटर का यूज किस में करते हैं और पृष्ठतल की वक्रता को हम किस में नापते हैं। प्लीज कमेंट ब्रदर, प्लीज कमेंट यार। आपको नहीं आता, आप सर्च करके करोगे ना, तो आप देखना आपको बहुत अच्छे से याद रहेगा और काफी लंबे समय तक याद रहेगा। प्लीज इनमें थोड़ा सा एक्टिव रहो मेरे साथ। मुझे पता है यार, मैं लाइव क्लास नहीं ले सकता, मैं जहाँ पे रहता हूँ यहाँ से लाइव क्लास लेना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे इतना अच्छा इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है। नेट है, लाइव नहीं जा सकते बहुत अच्छे से, क्योंकि बार बार कटेंगी सर्विसेज, बीच बीच में वीडियो ब्रेक होगा, इसलिए मैं लाइव नहीं आ पाता। तो आप प्लीज मेरे साथ कनेक्ट रहो, आप कमेंट किया करो, मैं कमेंट देखता जरूर हूँ। कुछ निगेटिव कमेंट बहुत गंदे गंदे से आते हैं, कुछ अच्छे कमेंट भी आते हैं, बहुत लोग कुछ भी बोलते रहते हैं, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता है है कि नहीं। तो मुझे खैर उस बात का फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कभी कभी जब बुरा लगता है, इतनी सारी चीज़ें जब फ्री में आपको अवेलेबल कराई जाती हैं। 2 महीने से मैं ये सीरीज चला रहा हूँ, आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा इसके लिए। मेरे पास कुछ बच्चों के मैसेज हैं, लिटरली मैं सामने आके कभी बताता नहीं हूँ इस बारे में। मेरे लिए 10 बच्चे भी बहुत हैं, मेरे पास 8 से 10 बच्चों के डायरेक्ट मैसेज थे जिनका आरओ का एग्जाम क्लियर हो गया, वो 130+ हैं, तो अब उनका एग्जाम रुक नहीं सकता, वो आराम से पास हो जाएंगे। 130+ मार्क्स हैं उनके, और उन्होंने ऐसा नहीं सिर्फ मेरी वजह से उनका एग्जाम पास हुआ, उन्होंने मैसेज किया सर बहुत दुविधा में थे कैसे क्या करें। अंत में जब आपके वीडियोस देखे तो ये समझ आ गया करना क्या है, तो उन्होंने अपने नोट्स पढ़े, मैंने जो पीवाईक्यू और एमसीक्यू उसकी श्रृंखला चलाई थी वो उन्होंने कंप्लीट करी, और साथ में वो प्रैक्टिस वगैरह करते रहे। वो उनकी मेहनत थी, लेकिन उन्होंने जब मैसेज किया कि सर आपके गाइडेंस की बहुत अच्छी मदद हुई, उससे बहुत अच्छा लगा वहाँ से जब आपने जो सिखाया, तो कुछ मैसेज ऐसे मोटिवेट भी करते हैं। तो बस उन्हीं बच्चों के लिए है, ऐसे आप भी होंगे, पढ़ रहे होंगे, कुछ नेगेटिव कमेंट करते हैं कि क्या पढ़ाते वगैरह वगैरह, खैर उनके बारे में बात नहीं करनी मुझे, लेकिन आप कमेंट करना जरूर। आपको सिस्मोमीटर के बारे में बताना है, पृष्ठतल के बारे में बताना है। चलें आगे, चलो। कह रहा है एक व्यक्ति एक संवेदनशील तराजू पर खड़ा है, यदि वह गहरी सांस अंदर लेता है तो तराजू की रीडिंग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, एक तो एक कॉन्सेप्ट का सवाल है ना। अब चलो बताओ, एक व्यक्ति है, मान लो बहुत ही संवेदनशील तराजू है ना, अब उस पर खड़ा है वो, अब उसने सांस ली, बहुत गहरी सांस अंदर ली, तो जो तराजू में रीडिंग है वेट की, वो बढ़ेगी या घटेगी। तो भाई साहब ये तो नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, रीडिंग पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। बढ़ेगी घटेगी वायुमंडलीय दबाव पे निर्भर करेगा, इधर उधर की बात नहीं करनी, सीधी बात बताओ, बढ़ेगी या घटेगी। तो आप सोचो, आप एक तराजू पे खड़े हो और आपने बहुत गहरी सांस ली, तो अब बताओ आपकी जो रीडिंग है वो बढ़ी कि घटी, उसमें जो तराजू की रीडिंग है वो बढ़ी कि घटी। अब ऐसी बात है, घटेगी बढ़ेगी नहीं, कई लोग कंफ्यूज हो गए होंगे, घटेगी। पता है क्यों? असल में होता यह है, आप लोगों ने उत्प्लावन बल एक सुना होगा, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, उत्प्लावन बल, इसके बारे में सुना होगा आपको। पता है जैसे पानी में हम कोई, जैसे मान लो ये बॉक्स है, इसमें पानी भर दें, ठीक है, ध्यान से समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा आपको। इसमें मैंने पानी भर दिया, ठीक है। अब इसमें अगर हम एक बॉल डालें, भारी बॉल डाल दें अगर, तो अब एक चीज सोचो, अब बॉल जब यहां पे जाएगी तो ये अपने बराबर के एरिया से, इतना ये एरिया जो है ये वाला, अब ये देखो ऐसा हो जाएगा ना, जैसे मान लो यही बॉक्स में बता दूं, पानी ऊपर आ जाएगा थोड़ा, ये बॉल हो गई, अब पानी थोड़ा ऊपर आ जाएगा ना, क्यों? क्योंकि बहुत सारा पानी की जगह बॉल ने ले ली, पानी इसलिए ऊपर चला गया। तो हुआ क्या, बॉल के जाने से पानी का वॉल्यूम बढ़ा या नहीं बढ़ा, है ना। तो इसकी वजह से क्या होता है, अब आप थोड़ा सा कॉमन सेंस से समझना इस चीज को। जब आप गहरी सांस अंदर लेते हो, जब आप गहरी सांस अंदर लेते हो, अच्छा जैसे ये चीज, अब देखो ये चीज जब बॉल अंदर जाएगी, चाहे प्लास्टिक की बॉल अंदर डालो, चाहे पानी की बॉल अंदर, मतलब एक ऐसी बॉल लो जिसमें अंदर पानी भरा हो, वो बॉल अंदर डाल दो आप, या गुब्बारा अंदर डालो, तो कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ आने का प्रयास करेगा वो, है ना। तो अब होता क्या है, मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे बहुत इजी समझाने का प्रयास करूंगा, आपको ज्यादा टाइम नहीं लूंगा मैं इस बारे में आपका, लेकिन एक चीज यहाँ पे आपको समझना बहुत जरूरी है इस सवाल को लेकर, क्या ध्यान से समझेंगे। यहां पे आर्किमिडीज का जो सिद्धांत है उत्प्लावन फोर्स वाला, इसमें क्या होता है, जब किसी वस्तु पर तरल
या गैस होती है, किसी भी वस्तु पर जो तरल या गैस होती है उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगता है, उसको हम कहते हैं, चाहे वो गैस हो और चाहे तरल हो, उस पर एक ऊपर की तरफ बल लगता है जिसको हम बोलते हैं उत्प्लावन बल। ठीक है, अब यही चीज हम जब बहुत तेजी से सांस लेंगे, हवा अपने अंदर जाएगी, तो सेम चीज अपना हमारे अंदर भी लागू होती है। फेफड़ों के अंदर हवा जाती है तो ये कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ बल लगाती है, तो हमारा शरीर एक आभासी भार होता है, शरीर का एक वास्तविक भार है, वही तराजू पर वजन लगाता है, घटाता है। तो उस तरीके से क्या होगा, जब आप हवा बहुत अच्छे से लेंगे ना, तो वो कहीं ना कहीं एक आभासी भार होता है, जिस वजह से क्योंकि हवा का घनत्व तो क्या होता है, सबने पढ़ा है, कम होता है। हवा का घनत्व तो क्या होता है, कम होता है। तो तराजू पर दिखने वाला वजन आपका वास्तविक भार तो है नहीं, पृथ्वी पर आपका शरीर पर, पृथ्वी पर आपके शरीर पर लगने वाला फोर्स है जो है वो। यही चीज है, जब आप गहरी सांस लेते हो तो आपके फेफड़ों में हवा भर जाती है, हवा का घनत्व कम होता है, फेफड़ों में हवा एक तरह से शरीर को ऊपर की तरफ धकेलती है, जैसे यहां पे। ठीक है, इस वजह से आपको उसमें जो रीडिंग दिखाई देती है वो थोड़ा सा कम दिखाई देती। चलें आगे, चलो थोड़ा तेजी से करना पड़ेगा, सवाल कम हुए हैं अभी। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, आपको बताना है। वॉशिंग मशीन किस सिद्धांत पे काम करता है, क्या आपको पता है? वॉशिंग मशीन सिद्धांत पे काम करता है, अपकेंद्रण के सिद्धांत पे। क्लियर, चलें आगे। चलो, इसमें से कौन सी सदिश राशि है? अदिश राशि होती है एक होती है सदिश राशि। तो कौन सी सदिश राशि बताओ? वेरी गुड। क्या समय है? नहीं। क्या चाल है? नहीं। क्या दूरी है? नहीं। विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कैसी राशि है? एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर है ना। चलो, कह रहा है वायु शक्ति, पिंड, विंड पावर, ऊर्जा का कौन सा रूप विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? तो ऑब्वियस सी बात है, गतिज ऊर्जा ही कहीं ना कहीं विद्युत ऊर्जा में यहां परिवर्तित होती है। करेक्ट। कैसी एनर्जी है? काइनेटिक है, काइनेटिक एनर्जी। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है, सवाल पढ़ते हैं। चलो, हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार ये सवाल इस तरीके से पूछे जाते रहे, तो इसके लिए भी इतने को तैयार रहना है। चलिए करिए। कह रहा है, कौन सा नंबर सवाल है? 227। ऊष्मा से विद्युत, ऊष्मा से, हीट से लाइट, हीट से लाइट किस में बनती? ऑब्वियस सी बात है, हम इसमें देखते हैं। विद्युत से ध्वनि, ऑब्वियस सी बात है, लाउड स्पीकर में देखेंगे। द्रव्यमान से ऊष्मा, और गर्मी और प्रकाश के लिए किसका यूज करते हैं? तो आपको बताना है द्रव्यमान से ऊष्मा किसमें बनती है और गर्मी से। तो क्या आप इन दो के बेस पे एलिमिनेट कर सकते हो? पहले का चौथा किसमें? सिर्फ और सिर्फ बी ऑप्शन में। तो यही करेक्ट हो गया अपना। ऑब्वियस सी बात है, द्रव्यमान से ऊष्मा इसमें मिलती है, गर्मी और प्रकाश के लिए ईंधन का दहन जरूरी है। करेक्ट। एलिमिनेट करके भी सवाल हो जाते हैं कई बार ना। चलो आगे चलते हैं। सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन है, क्योंकि सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पे चलना कठिन है। बर्फ सड़क से सख्त होती है, गलत। सड़क बर्फ से सख्त होती, वो बात अलग है, लेकिन इसकी वजह से ऐसा नहीं होता। जब हम अपने पैर से धक्का देते हैं तो बर्फ कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करती। क्या ये ऑप्शन है? नहीं। बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है, तो यही करेक्ट हो जाएगा। कह रहा है भरी हुई गाड़ी को चलाने में उसे चलायमान रखने के लिए आवश्यक ताकत से अपेक्षाकृत अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। मतलब गाड़ी खड़ी है तो इसके लिए जितनी फोर्स लगेगी और एक गाड़ी चल रही है इसके लिए जितनी फोर्स लगेगी, दोनों में देखा जाए तो इसमें फोर्स ज्यादा लगेगी, क्योंकि खड़ी गाड़ी को हमें चलाना है। तो ऐसा क्यों? अधिक ताकत से धक्का देना पड़ता है। किसी चलायमान वस्तु का भार कम होता है? नहीं, इस वजह से नहीं। प्रारंभ में पहिए फिसलने लगते हैं? नहीं, इस वजह से नहीं। अभ्यास से निपुणता प्राप्त होती है? इसका कोई मतलब ही नहीं। सी ऑप्शन इज करेक्ट, क्योंकि एक बार गाड़ी चल जान पड़ने के बाद घर्षण कम हो जाता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलो, कह रहा है समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? समुद्री शैवाल किसके महत्वपूर्ण स्रोत हैं? आयोडीन के हैं, आर्गन के हैं, ब्रोमीन के हैं, क्लोरीन के हैं। तो 90% लोगों ने इसका करेक्ट जवाब दिया होगा, आयोडीन के हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या कह रहा है? एक ही द्रव्यमान के दो शरीरों की गतिज ऊर्जाओं का अनुपात 4:9 है। उनके वेगों का अनुपात क्या होगा? गतिज ऊर्जा का अनुपात पूछा, यानी गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 12 mv², राइट। तो दो हैं तो एक को K1 मान लो, एक को
K2 मान लो, तो K1 और K2 का अनुपात क्या दिया है, 4:9। तो K1 का फॉर्मूला हाफ mv1 स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे हाफ mv2 स्क्वायर। अच्छा, m1 m2 क्यों नहीं लिखा, एक ही द्रव्यमान मतलब वेट, m मास समान है, मास क्या है, समान है, ठीक है, इक्वल है। तो इस वजह से मास की जगह हम m1 m2 नहीं लिखेंगे, ये चीज ध्यान रखना, m1 m2 लिखने का कोई मतलब नहीं है। तो v1 और v2, तो ये तो कट गए, v1 v2 क्या हो गया, v1 बाई v2 इज इक्वल टू √4/9। तो v1 अपॉन v2 इज इक्वल टू 2/3, तो 2:3 आंसर हो जाएगा हमारा। चलें आगे, चलो त्वरण ज्ञात करने का सही सूत्र कौन सा है, तो v बराबर u प्लस ए टी, करेक्ट, v बराबर u प्लस ए टी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही है, 232 में आंसर। इसमें देखो क्या है, v इधर जाएगा, v बराबर माइनस u/t प्लस ए, ये क्या है, vt बराबर हो जाएगा फिर, तो नहीं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक है या तो इस वजह से आप v बराबर u प्लस ए टी ध्यान रखना। s बराबर, अच्छा निकालने को तो हम इससे भी निकाल सकते हैं। ये क्या हुआ, वेट, 1 मिनट रुक जाओ बेटा यार, माय फ्रेंड, बेटा निकालने के लिए तो हम इससे भी निकाल सकते हैं, s बराबर ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर से भी निकाला जा सकता है। निकालने के लिए हम इससे भी निकाल सकते हैं, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। यहाँ भी एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन, यहाँ भी एक्सेलरेशन, हम इससे निकाल सकते हैं। वी बराबर यू प्लस ए टी वाला यही दिख रहा है, बाकी में ये देखो कहीं ना कहीं टाइप नहीं हुआ है सही से, बस आप ये ध्यान रखना, ठीक है, टाइपिंग एरर है यहाँ पे। तो फॉर्मूला मैंने आपके सामने तीनों लिख दिए हैं, आप कहीं से भी निकाल सकते हो। एस क्या है, डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, ऐसे टी टाइम है, यू आपका वेलोसिटी है, यू आपका इनिशियल वेलोसिटी मानी जाती है, ठीक है। चले आगे, अरे फिजिक्स मैंने पढ़ी है, ऐसा नहीं मुझे आती है थोड़ी बहुत, हा 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 हा। चलो आगे चलो। अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे खड़े नहीं रह सकते, क्यों, वाई, अंतरिक्ष यात्री निर्वात में सीधे नहीं खड़े रहते, बिकॉज गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। चलें आगे, बाकी गलत है, कोई मतलब नहीं, वायुमंडल श्यानता, वायुमंडल दबाव, सौर वायु सब छोड़ो, सीधे कैसे खड़ा रहेगा जब वहां पे गुरुत्वाकर्षण बल ही नहीं है। अंतरिक्ष यान जो चक्कर लगा रहा है से एक शेप छोड़ा जाता है, तो वो अंतरिक्ष यान के साथ साथ उसी गति से गतिमान रहेगा। एक चीज ध्यान रखना, अगर हम फेंकते हैं और कोई फोर्स लगाते हैं तो अधिक गतिमान हो जाएगा, ठीक है, ये ध्यान रखना। अदरवाइज अगर शांति से ऐसे छोड़ दोगे तो उसी गति से गतिमान रहेगा। चलें आगे, नेक्स्ट सवाल क्या कह रहा है, पीसा की झुकी हुई मीनार गिर नहीं रही, क्यों नहीं गिर रही भैया, जल्दी बताओ क्यों नहीं गिर रही है, क्योंकि शीर्ष भाग में पतली हो गई है, ऐसा थोड़ी नहीं है। वो बड़े क्षेत्रफल को आच्छादित करती है, नहीं। इसका गुरुत्वाकर्षण केंद्र निम्नतम स्थिति में है, नहीं। गुरुत्व केंद्र से ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती, हाँ ये सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब यहां बताओ, ये सवाल पढ़ो, कह रहा है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है, पृथ्वी और सूर्य की जो दूरी है दोगुनी कर दी जाए, तो सूर्य के द्वारा जो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है वो कितना हो जाएगा। तो आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, F बराबर G(m1m2/r²), यानी F प्रोपोर्शनल है 1/r स्क्वायर के, यानी दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगा। इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, पढ़ा होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर के है वो भी, यानी r बराबर दूरी है ना, तो r F प्रोपोर्शनल टू 1/2 का स्क्वायर, F प्रोपोर्शनल टू 1/4, तो अब जितना है उसका चौथा भाग हो जाएगा। समझ आया? अरे भाई साहब इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर आपकी दूरी बढ़ेगी तो फोर्स घटेगी, अगर दूरी घटेगी तो फोर्स बढ़ेगा, कॉमन सेंस है, ठीक है। चलें, ध्यान रखना, हवा में लोहे और लकड़ी की समान भार की गेंद को समान ऊंचाई से गिराने पर, भाई साहब एक लोहे की गेंद गिरा दी जाए, लोहे की बॉल
लकड़ी की बॉल जमीन पे कौन गिरेगी? अब आपसे बोला है हवा में, ध्यान रखना, हवा मतलब क्या वहां पे वायुमंडल में एक निर्वात है जिसको बोलते हैं? नहीं, निर्वात नहीं है, एटमॉस्फेयर है। तो पहले लोहे की गेंद गिरेगी, पहले गिरेगी, एक बाद में गिरेगी। बी ऑप्शन इज करेक्ट। लकड़ी की गेंद बाद में गिरेगी, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, चलें आगे। किसी पिंड का भार सर्वाधिक होता है। एक चीज मैं आपको बता देता हूं, जो पिंड का मतलब ऑब्जेक्ट होता है, यहाँ पे कोई भी ऑब्जेक्ट है, आप ही क्यों ना हो, है ना, तो वो सबसे ज्यादा कहां पे होता है पता है? वो सबसे ज्यादा होता है ध्रुवों पर। क्योंकि मान लो ये अर्थ है, तो ये पोल हो गया, एक ये पोल हो गया, तो सेंटर से ये दूरी ज्यादा होती है कहीं ना कहीं, ये दूरी कम होती है, और इस दूरी की कम होने की वजह से यहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो बहुत ज्यादा होती, इस वजह से धरती की तरफ खिंचाव बहुत ज्यादा लगता है, इस वजह से भार भी यहां पे बहुत ज्यादा प्रतीत हो। चलें आगे, चलो आगे चलते हैं। रेडियम, पेनिसिलिन, एक्सरे, चेचक, हाँ किसने किसकी खोज की? तो ऑब्वियस सी बात है, सभी को पता होगा, रेडियम की खोज करी थी हमारी मैडम क्यूरी जी ने, है ना। पेनिसिलिन की जो खोज करी थी वो करी थी फ्लेमिंग ने। एक्सरे की खोज जो करी थी वो करी थी रोएंट जेन ने, और चेचक की जेनर ने। क्लियर? क्लियर? इस अब ये चीज एक तो याद होनी चाहिए आपको, एटलीस्ट कहीं ना कहीं रिवीजन में रहना चाहिए यार। इसे प्लीज रिवाइज करेंगे, नोट्स में भी ऐड करने की जिम्मेदारी आपकी है, और रिवाइज तो बाद में होगा, पहले मेमोराइज करिए। चलो, पृथ्वी अपने कक्ष में लगभग 4400 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से घूमती है। इस तेज को हम अनुभव क्यों नहीं कर पाते? बेटा, इस तेज को हम अनुभव इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि जो अपने कक्ष में पृथ्वी गति की अपेक्षा हमारी जो गति है वो 0 है ना। चलो, ये आंसर हो जाएगा बी। यदि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाए, गायब हो जाए, तो कौन सा परिणाम होगा? वस्तु का भार शून्य होगा परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य हो जाएगा परंतु भार वही रहेगा, ये तो गलत है। वस्तु का भार तथा द्रव्यमान दोनों शून्य हो जाएंगे, नहीं। वस्तु का द्रव्यमान बढ़ जाएगा, नहीं। ए ऑप्शन इज करेक्ट। वस्तु का भार तो शून्य होगा, द्रव्यमान तो वही रहेगा, शून्य हो जाएगा क्या? भार। भार W बराबर mg होता है, किसी ऑब्जेक्ट पे जो लगाया जाता है उसमें g का मल्टीप्लाई कर दो। g का मल्टीप्लाई ग्रेविटेशनल वाला 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाला 9.8 वाला। उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में घूमता रहता है, ये कौन सा कारण है? तो इसका अपकेंद्रीय बल है कि अभिकेंद्रीय बल है? सेंटर की तरफ फोर्स लगता है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल, बी ऑप्शन इज करेक्ट। एक भू उपग्रह अपने कक्ष में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र बल के प्रभाव से होता है। तो अभिकेंद्र बल के प्रभाव से सूर्य द्वारा उपग्रह पर लगाया जाने वाला, पृथ्वी द्वारा उपग्रह पर लगाया जाने वाला, बिल्कुल सही। एक भू उपग्रह अपने कक्ष पर निरंतर गति करता है, बी ऑप्शन की वजह से, क्योंकि अर्थ ही तो लगा रही है उस पे। ठीक है, अर्थ, अरे यार ये अर्थ है, तो यहाँ पे उपग्रह अगर घूम रहा है तो अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में है ना, वो तो अर्थ के ग्रेविटेशन की फील्ड की वजह से घूम रहा है वो। क्लियर? ये भी तो ध्यान रखना है अपने को। चलो, कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है, किसके द्वारा? सोनार से कोई मतलब नहीं, साउंड ये हम ओशियन में यूज करते हैं ना साउंड वाली, कोई मतलब नहीं इसका। रडार से भी कोई मतलब नहीं क्योंकि उपग्रह की यहाँ पे बात की जा रही। पल्सर भी नहीं, डॉपलर इफेक्ट द्वारा। ठीक है, अपने कक्ष में एक उपग्रह पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, कोई एक कक्ष में उपग्रह है वो पृथ्वी के चक्कर लगा रहा है, किस कारण से करता है? फिर से रिपीट सवाल है, ऑब्वियस सी बात है, अभिकेंद्रीय बल। मैं लिख दे रहा हूं रिपीटेड क्वेश्चन, क्योंकि आप देख लो क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं आपका एप्टीट्यूड भी हो रहा होगा। किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक कब मालूम पड़ेगा? कोई व्यक्ति लिफ्ट में बैठा है अगर, तो उसे अपना भार ज्यादा कब मालूम पड़ेगा?
जब लिफ्ट समान वेग से ऊपर जा रही हो या समान वेग से नीचे आ रही हो, नहीं, त्वरित वेग से जब ऊपर जाएगी तो उसे अपना वेट भारी महसूस होगा। लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई बढ़ जाती है। ये ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, अब मैं बताता हूँ। गर्मियों में क्या होता है, जो लोलक पेंडुलम होता है ये मूव करता है ना, ऐसे 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 मूव करता है, ऐसे 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 ऐसे, तो इस वजह से क्या होता है, इसकी ये जो ये लंबाई है ये बढ़ जाती है, और लंबाई जरा से भी बढ़ गई तो इसका आवर्तकाल ये वाला बढ़ जाता है, ऐसे ऐसे धीरे होगा, इस वजह से। ठीक है, चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, 250 नंबर क्वेश्चन। चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का क्या कारण है? चंद्रमा पे वायुमंडल नहीं है, इसके पीछे का रीजन क्या है? पृथ्वी के निकट है, इसका ये कोई रीजन थोड़ी ना है। सूर्य से प्रकाश प्राप्त करता है इस वजह से, अरे धरती भी तो प्राप्त करती है। पृथ्वी की परिक्रमा करता है, अरे पृथ्वी भी तो सूर्य की करती है। ये ऑप्शन करेक्ट है। इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलें। चलो 251 क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती हैं, ऐसा क्यों? जल में पृष्ठ तनाव होता है। वेरी गुड। सरफेस टेंशन पे सवाल हमेशा पूछा जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है टॉपिक अपने आप में। ठीक है, चलो। तेल जल के तल पर फैल जाता है, जल की सतह पर फैल जाता है, क्यों? क्योंकि, ध्यान से सुनना, क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। क्लियर क्लियर, ध्यान रखना। साबुन के बुलबुले के अंदर का जो प्रेशर होता है, साबुन का जो बुलबुला बनता है उसमें जो उसके जो अंदर का प्रेशर होता है वो वायुमंडलीय दाब से ज्यादा होता है। ठीक है, नहीं तो अगर वायुमंडल का दाब, अगर एटमॉस्फेरिक जो प्रेशर है वो अगर ज्यादा हो जाएगा, एटीएम, अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिसको हम बोलते हैं, ऐसे कई बार लिखा हुआ देखोगे आप, एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर आप ज्यादा देखोगे, या कई बार ऐसे लिखा रहता है, ठीक है, ये अगर आप बहुत ज्यादा हो जाएगा तो पानी का बुलबुला फूट जाएगा। पानी का बुलबुला बना है, इसका मतलब अंदर का प्रेशर वायुमंडलीय दाब से ज्यादा है। ठीक है, चलें आगे। अब यहां से यात्रा करते समय पेन से स्याही क्यों निकल जाती है? वायु दाब में कमी के कारण। ठीक है, वायु दाब में कमी के कारण। अगला सवाल क्या कह रहा है, बैरोमीटर रीडिंग में अचानक गिरावट हो गई। बैरोमीटर क्या नापता है? वायु दाब, एयर, ध्यान से समझो, एयर प्रेशर नापा जाता है। अगर एयर प्रेशर में गिरावट आई तो इसका मतलब कैसा प्रेशर क्रिएट हुआ? लो प्रेशर। लो प्रेशर क्रिएट होने का मतलब क्या है कि जो ये धरती है, यहां से हवा जो है, यहाँ की जो हवा है ऊपर उठ गई है, यहाँ की हवा क्या हो गई? ऊपर उठ चुकी है। ऊपर उठने का मतलब है यहाँ पे कैसा प्रेशर बन चुका है? लो प्रेशर। ध्यान से देखो, यहाँ पे कैसा प्रेशर बन चुका है? लो प्रेशर। अब अगर यहाँ पे लो प्रेशर बना बच्चा, तो एक चीज मुझको बताओ, यहाँ पे कहीं ना कहीं हाई प्रेशर जरूर होगा, तो विंड चलती है हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, यानी बहुत लो प्रेशर ज्यादा हो गया तो विंड बहुत तेजी से चलेगी, यानी तूफानी मौसम की बात की जा रही। समझ आया? क्वेश्चन देखो, आपको देखने में इजी लग रहा होगा, लेकिन कहीं ना कहीं कितना कॉन्सेप्ट का सवाल था। शीतकाल में जब झील के ऊपर की सतह का पानी बर्फ में बदल जाता है, फिर भी जलीय जीव जंतु जो हैं वो जीवित रहते हैं, क्यों? क्योंकि पानी का जो घनत्व है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे ज्यादा होता है, और बर्फ की ऊपर की सतह के नीचे पानी फिर भी रहता है। क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती हैं क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है। इजी सवाल था, कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। किसी पदार्थ की मात्रा अगर बढ़ा दोगे तो किसमें चेंज नहीं होगा? कोई भी पदार्थ है, अगर उसकी मात्रा हम बढ़ाएंगे तो क्या वॉल्यूम में चेंज नहीं होगा? क्या वजन में चेंज नहीं होगा? क्या मास में चेंज नहीं होगा? क्या घनत्व में चेंज नहीं होगा?
किसमें चेंज नहीं होता है। तो एक चीज ध्यान रखना, हम किसी भी चीज, किसी भी पदार्थ की अगर मात्रा बढ़ाएंगे तो सिर्फ और सिर्फ उसके डेंसिटी में चेंज नहीं आएगा, बाकी सब में चेंज आता है। वॉल्यूम भी चेंज होगा, वेट भी उसका चेंज होगा, बिल्कुल चेंज होगा, मास भी उसका चेंज होगा, सिर्फ और सिर्फ डेंसिटी चेंज नहीं होगी। क्लियर, घनत्व चेंज नहीं होगा। चलें आगे, चलो। जल का अधिकतम घनत्व होता है, देखो 273 डिग्री केल्विन के हिसाब से देखा जाए अगर, तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे सबसे अधिक होता है। तो -273 पे अगर देखें तो इसमें +4 करेंगे तो 277 केल्विन आएगा आंसर। ठीक है। लोहे की कील पारी पर क्यों तैरती है? लोहे की कील पारे पर क्यों तैरती है? पानी में तो डूब जाती है। बताओ, चलो पढ़ो। लोहे के पारे से रासायनिक क्रिया की प्रवृत्ति पानी की तुलना में कम होने के कारण, अरे इसका कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं। लोहे का भार पानी से अधिक तथा पारे से कम होता है, इसका भी कोई मतलब नहीं। पारा पानी से भारी है, इसका भी कोई मतलब नहीं। लोहे का घनत्व पानी से अधिक होता है, पारे से कम होता है, इस वजह से डूब जाता है। तो इस वजह से लोहे की कील पानी पारे पर तैरती है, पारे से कम होता है ना घनत्व। चलें आगे। लोहे की सुई पानी की सतह पर किस लिए तैरेगी? क्योंकि सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव के कारण। जब कुएं से पानी की बाल्टी हम ऊपर की तरफ खींचते हैं तो हमें बाल्टी कैसी महसूस होती? भारी कि हल्की? तो जब हम कुएं से बाल्टी को ऊपर खींचेंगे तो जब पानी से बाल्टी बाहर आ जाती है कुएं के अंदर से, तो भारी महसूस होती है कि हल्की? ऑब्वियस सी बात है, हमें भारी महसूस होगी। एक भारहीन गुब्बारे में 200 ग्राम जल भरा और इसमें जल का भार कितना होगा? इसका जल में भार पूछा है, यानी इस गुब्बारे को हमें जल में डुबो देना है, कितना होगा? 0। चलो आगे। समुद्र में प्लवन करते हुए आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर होता है? तो इसमें आप कई बार देखोगे 1/9 भी दिखेगा, कई बार 1/10 भी दिखेगा आपको। क्लियर? तो आप 1/10 मान सकते हो, 1/9 भी मान सकते हो, 1/10 भी माना जाता है। ठीक है। जब कोई जहाज नदी से सागर में घुसता है तो वो कुछ ऊपर उठता है कि नीचे जाता है? कुछ ऊपर उठ जाता है, ये चीज ध्यान रखना। ठीक है। देखो होता क्या है, जो टेंशन होती है तो कहीं ना कहीं सरफेस टेंशन की अगर बात की तो समुद्र में जो है पानी में नमक है, जैसे इस सवाल को भी देख लो आप। जैसे आइसबर्ग की अगर हम बात करें, यहां से समझ में आएगा। आइसबर्ग में क्या आप साल्ट पाओगे? ये जो आइस बनी है तो ऐसे पानी से बनी जिसमें नमक नहीं है, ठीक है। लेकिन जो ओशियन है, क्या उसमें साल्ट है? यानी इसकी जो सांद्रता है, कंसंट्रेशन जो इसका है, इसका कंसंट्रेशन बोल लीजिए या इसकी डेंसिटी जो हम बोल लेते हैं। चलिए, ओशियन के वाटर की जो डेंसिटी है इस आइसबर्ग के वाटर की डेंसिटी से ज्यादा है, यानी इसकी डेंसिटी ज्यादा है, इसकी डेंसिटी कम है आइसबर्ग की, है ना। आइसबर्ग की डेंसिटी कम है तो इसके अंदर डूबेगा तो है नहीं, लेकिन फिर भी आइसबर्ग है, बहुत बड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो समुद्र के अंदर उसका ज्यादा से ज्यादा हिस्सा, कहीं ना कहीं आप देखोगे ज्यादा से ज्यादा हिस्सा समुद्र के अंदर रहेगा, ऊपर बहुत कम हिस्सा रहता है ना। तो अब क्यों? क्योंकि समुद्र की डेंसिटी और इसकी डेंसिटी की वजह से। किसकी डेंसिटी ज्यादा है? ओशियन की। लेकिन अब आप यहां पे देखो, कोई जहाज है, नदी में तैर रहा था, नदी में जो पानी है उसमें डेंसिटी और जहाज की डेंसिटी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए यहाँ पे, जहाज का बहुत हिस्सा नदी में होगा। क्यों? क्योंकि नदी की डेंसिटी जहाज की डेंसिटी की वजह से ज्यादा तो है, लेकिन इतनी भी ज्यादा नहीं है ना। इस वजह से जहाज ज्यादा अंदर रहेगा। लेकिन जैसे ही समुद्र के पानी में आएगा तो कहीं ना कहीं समुद्र के पानी की डेंसिटी बढ़ जाएगी, और जैसे ही समुद्र के पानी की डेंसिटी बढ़ी तो जहाज का जो बहुत ज्यादा हिस्सा नीचे था उससे चलो थोड़ा सा ऊपर हो जाओ, नहीं डूबेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा ऊपर आ सकते, तो अपने आप ऊपर हो जाएगा, कहने की जरूरत नहीं, वो ऊपर हो ही जाता है, डेंसिटी कम है ना। चले, चलो आगे चलो। जब कोई जहाज नदी से निकलकर सागर में प्रवेश करता है तो कुछ ऊपर उठ जाता है, कथन सही है। जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक है, सागर के जल का जो घनत्व है वो नदी के जल के घनत्व से अधिक है, यही रीजन था, यही मैं आपको समझा भी रहा था। तो बिल्कुल सही रीजन, हमारा जो एजर्सन है, जो कथन है वो भी सही है और रीजन भी सही है। चलें आगे, चलो।
1 घंटे में आज देखते हैं कितने क्वेश्चन हो पाते हैं, वरना एक काम करेंगे कल से समय बढ़ा देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो कम से कम मैं प्रयास करता हूँ कि मैं 250 से 300 क्वेश्चन करा दूँ, लेकिन हो नहीं पा रहे क्योंकि 1 घंटे में कहीं ना कहीं आपको समझाना पड़ जाता है। तो 100 के लगभग ही हम लोग पहुंच पाते हैं। आज तो मैं लग रहा 100 भी नहीं हो पाएंगे। मुझे जितना टाइम दिया जाता है मुझे उतना ही तो करना रहेगा। 5 घंटे थोड़ी ना कर देंगे एक बार में। मैराथन कर सकते हैं, हालांकि 2 घंटे में पढ़ा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। चलो कल से 2 घंटे, ठीक है, कोई कमेंट मत करना, मैं 2 घंटे करूंगा, ठीक है, शांति से 2 घंटे आराम से करेंगे। दृश्य प्रकाश का तरंग दैर्घ्यमान पूछा है यहाँ पे। दृश्य प्रकाश का दैर्घ्यमान प्रसार कितना होता है? तो 390 से 780 mm के बीच में होता है, nm के बीच में होता है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, क्या कह रहा है। मानव आंख दृश्य प्रकाश के लिए जिस तरंग दैर्घ्य के लिए सर्वाधिक सुग्राह्य होती है, बताओ। बिल्कुल सही, 5500 एंगस्ट्रॉम के लिए। प्रकाश सीधी रेखा में चलता प्रतीत होता है, क्यों? प्रकाश सीधी रेखा में चलता हुआ प्रतीत होता है, क्यों? क्योंकि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, इस वजह से आपको ऐसा प्रतीत होगा कि वो सीधी रेखा में चल रहा है। तरंग दैर्घ्य बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा होता है, रियल में बहुत छोटा होता है ना। किसका वेग बहुत अधिक होता है? ये सवाल नहीं कर पाया तो मैं समझूंगा आपकी तैयारी बहुत कम है यार। किसका वेग बहुत ज्यादा होता है, तेजी से बताओ। लाइट का सबसे तेज तो लाइट का होता है, इसमें बताने की जरूरत ही नहीं है। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है किसमें? निर्वात में, सभी को पता है। चलो, सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में लगभग कितना समय लगता है? सभी को पता होगा, 8 मिनट का लगता है। क्लियर है ना, 8 मिनट का लगता है। चलें आगे। चलो, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या अपरिवर्तित क्या रहता है, क्या चेंज नहीं होगा? तीव्रता चेंज हो जाती है, वेग चेंज हो जाएगा, आवृत्ति चेंज होती है, तरंग दैर्घ्य। बताओ, एक चीज ध्यान रखना, ये तीनों चीजें चेंज होंगी, आवृत्ति उसकी चेंज नहीं होती। ऊर्जा रूपांतरणों में अगर बात की जाए तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपादित होती है किसके द्वारा? प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा, प्रकाश से ताप ऊर्जा, ताप से जैव रासायनिक ऊर्जा, या ऊष्मा से गतिज ऊर्जा? यार प्रकाश से रासायनिक ऊर्जा में जाओगे तभी तो आपको प्रकाश संश्लेषण की क्रिया देखने को मिलेगी। फिर भी 74 क्वेश्चन आज हम लोगों ने किए हैं, कम नहीं किए, अभी समय है अपने पास, 10 मिनट कर लेते हैं जितने कर पाते हैं। प्रकाश सजावट तथा विज्ञापन के लिए विसर्जन नलिकाओं में प्रयुक्त होने वाली गैस है। बेटा नियान है, आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, रेडियम रेडियम करते रहते हो आप लोग। आप लोगों ने घड़ी देखी होगी ना जिसमें लाइट जलती है। आप अंधेरे में ले जाओ उसको, जो सस्ती वाली आती है उसको अंधेरे में ले जाओ और मतलब जो आपको मिल जाएगी आसपास कहीं भी। आपने बचपन में पहनी जरूर होगी, हमने भी पहनी है। तो ये पहले यही चलती थी खूब, हम लोग छोटे बच्चों का खिलवाड़ होता है, तो अच्छी घड़ी होती वो। तो हम लोग मेले से खरीद के लाते थे। उस घड़ी में आप अंधेरे में हम लोग उसको ले जाते थे, हाथ रखते थे उसके ऊपर, थोड़ा सा अंधेरे में ले जाओ, फिर हाथ रखो तो उसको हल्की हल्की लाइट जलती हुई दिखाई देती थी। तो वो रेडियम हम लोग कहते थे, इसमें रेडियम है, रेडियम है, रेडियम है। बहुत महंगी नहीं मिलती थी, बहुत सस्ती मिलती थी। तो कहीं ना कहीं वो नियान है, ठीक है। चलें आगे। अरे देख लो, हाँ नियान होती है। प्रकाश तंतु, ऑप्टिकल फाइबर भी इसको बोलते हैं, किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ध्यान रखना, ये काम करता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे, टोटल इंटरफेरेंस पे काम करता है। इंग्लिश मीडियम, टोटल इंटरफेरेंस। प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? तो बेटा नाइट्रोजन है, ठीक है। क्या है? नाइट्रोजन है, ध्यान रखेंगे। प्राकृतिक रेशम का घटक कौन सा है? नाइट्रोजन है। तंतु प्रकाशीय, प्रकाशीय तंतु पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्टिकल फाइबर की बात कर रहे हैं यहाँ पे। एक चीज ध्यान रखना, जो आप लोग बात करते हो ना कि केबल से आप इंटरनेट पहुंचाया जाए या सूचना पहुंचाई जाए, इंटरनेट के माध्यम से, तरंगों के माध्यम से सूचना पहुंचाई जाए, इंटरनेट पहुंचाया जाए वगैरह वगैरह, इसमें जब हम ऑप्टिकल फाइबर का यूज करते हैं तो ऑप्टिकल फाइबर में जो सूचनाओं का आदान प्रदान या फिर जो कम्युनिकेशन जो भी होता है वो लाइट की स्पीड से होता है, पता है आपको। और जब लाइट की कम्युनिकेशन हम लाइट की स्पीड से करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत तेज होगा। पहली बात तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। अब जब लाइट की स्पीड से हम लोग करते हैं तो जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कम हो जाती है। प्रकाशीय तंत्र में, संचार तंत्र में ऊर्जा उपभोग अत्यधिक कम होता है। बिल्कुल सही। लाइट वाइट का जो यूज करना पड़ता है हमको, केबल वेबल बिछा रहे हो वगैरह वगैरह, उसमें भी ऑप्टिकल फाइबर तो बिछानी पड़ती है, लेकिन उसमें एनर्जी की खपत कम हो जाती है। सही है। रेडियो आवृत्ति अवरोध से मुक्त है, बिल्कुल। रिलायंस समूह, गलत। पहला, दूसरा, तीसरा। चलें
एक इंडोस्कोप क्या संकीर्ण सूक्ष्मदर्शी है? नहीं। कैमरे का प्रकार है? नहीं। सरल सूक्ष्मदर्शी है? नहीं। डी ऑप्शन इस करेक्ट होगा। लेकिन इंडोस्कोप क्या है? ये कहीं ना कहीं आप इसको हेल्थ चिकित्सा से संबंधित आप इसको देखते हो, ध्यान रखिएगा। मृग मरीचिका का रीजन क्या है? मृग मरीचिका का रीजन क्या है? तो जो मृग मरीचिका है उसका रीजन है टोटल इंटरफेरेंस, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। टोटल इंटरफेरेंस नहीं, वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन की बात की जा रही है यहाँ पे। रिफ्लेक्शन। मानव हृदय कितने चैम्बर्स घटकों का बना होता है? बताओ। 4। पढ़ चुके, रिपीटेड सवाल है। एक कटा हुआ हीरा जगमगाता है, बहुत चमकता है, बहुत शाइनिंग करता है, क्यों? टोटल इंटरफेरेंस के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ठीक है। त्रिविमीय चित्र लेने के लिए हम किसका यूज करते हैं? 3D। 3D इमेज अगर लेनी है तो किसका यूज करोगे? रेडियोग्राफी नहीं, फोटोग्राफी नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं, नहीं होलोग्राफी। होलोग्राफी में हम 3D इमेज ले सकते हैं। ठीक है। सॉरी फॉर दैट, तेजी से चलना पड़ रहा है क्योंकि इजी सवाल है यहाँ पे। इजी सवाल का मतलब बहुत टफ नहीं, वन लाइनर है। दूरदर्शन के संकेत के एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिलते हैं। जो दूरदर्शन है उसके जो संकेत हैं वो एक निश्चित दूरी के बाद हमें नहीं मिलते, ऐसा क्यों? अरे आप लोग ऑप्शन देख लेते हो, क्यों नहीं मिलते? पृथ्वी की सतह वक्राकार है, इस वजह से। दुर्बल दुर्बल ये सब इससे कोई मतलब नहीं। दूरदर्शन प्रसारण में श्रव्य संकेतों का प्रेषण करने के लिए प्रयुक्त तकनीकी क्या है? बताइए, प्रयुक्त तकनीकी कौन सी है? बेटा आवृत्ति मॉड्यूलन बोलते हैं इसको, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन भी बोला जाता है। रेटिना पर जो चित्र बनता है हमारी आंखों में, दृष्टिपटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, जो वास्तविक वस्तु है उससे छोटा बनता है कि बड़ा? तो मेरी बात तो छोटा बनेगा और उल्टा बनेगा। बराबर नहीं बनता है, सीधा नहीं बनता है, सीधा नहीं होता है, ये छोटा होता है और उल्टा बनता है। ठीक है, वस्तु से छोटा होगा और उल्टा बनेगा। आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर। चलो, पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किसका कारण है? तो बेटा वो अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से ऐसा होता है। किसकी वजह से होता है? अल्ट्रावायलेट रेस की वजह से। ठीक है। किसी तारे का रंग क्या बताता है? बेटा उस तारे का रंग बताता है उसके टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, किसी तारे का रंग क्या बताएगा हमें? उसके टेम्परेचर के बारे में बताता है। प्रकाश का रंग निर्धारित होता है किससे? तो बेटा जो प्रकाश का रंग है वो उसके तरंगदैर्घ्य वेवलेंथ की वजह से निर्धारित होता है। ठीक है, बी ऑप्शन इज करेक्ट। दृश्य वर्ण क्रम में सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य वाला रंग कौन सा है? तो विबग्योर पढ़ा है, 3 3 6 एक साथ विबग्योर पढ़ा है। सबसे कम वायलेट यानी बैंगनी का। चलो, सूर्य के प्रकाश के अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण किया जाता है। अदृश्य भाग से, तो बेटा अदृश्य भाग से प्रकाश संश्लेषण पता कौन करता है? तीरिया। यस। ट्रैफिक सिग्नल में लाल प्रकाश प्रयुक्त होता है, क्यों? क्योंकि इसकी तरंगदैर्घ्य बहुत ज्यादा होती है, सर्वाधिक होती है। क्लियर, आगे बढ़े। चलिए, कह रहा है खतरे का सिग्नल लाल रंग बनाया जाता है। लाल ये कथन तो सही हो गया। लाल रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, बिल्कुल सही। तो ये भी सही हो गया अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। हाँ, ये तो भी देख रहे हैं, रिपीटेड सवाल हो रहे हैं, अब देखते चलो। आप आकाश का नीला रंग क्यों है? ये सारे सवाल अब हम लोग एक काम करेंगे, कल करते हैं, क्योंकि आज जितने सवाल किए हैं आप इनका प्लीज रिवाइज करिएगा पहले। ठीक है, करने को सारे सवाल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। काफी देखो प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित सवाल हैं, फिजिक्स के ही सवाल अभी चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, किए जा सकते हैं। लेकिन 100 क्वेश्चन हम लोग अप्रॉक्स कर चुके हैं। प्लीज इन्हें रिवाइज करिएगा, मेरी आप बात मानिए, इन्हें रिवाइज करिएगा। जिनको कोई भी दिक्कत आ रही है, मेरी आईडी आपके पास है, आपको कुछ भी कोई डाउट हो आप मुझे मैसेज करिए, है ना। मेरी आईडी आप मैंने दे रखी है, आप ग्रुप में मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे चाहो तो मैसेज कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप ग्रुप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे मैं आपको रिप्लाई दे दूंगा।
और एक चीज़ जिसको भी साइंस बहुत अच्छे से कवर करनी है, इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री पे क्वेश्चंस लगाएंगे, बहुत डीप में करेंगे मॉडर्न हिस्ट्री के। लेकिन एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है यहाँ पे, कहीं ना कहीं साइंस में जो आउटपुट आपको मिलता है वो और किसी सब्जेक्ट में, और पॉलिटी में जो आउटपुट मिलता है वो और किसी सब्जेक्ट में मिलता नहीं। यानी कम इनपुट में आपको पॉलिटी में, साइंस में, इन्वायरमेंट में, इन सब में बहुत अच्छा आउटपुट मिलता है। फोकस रखिएगा। अगर यूपीएससी हिंदी की टेस्ट सीरीज आपने लगा ली तो बेटा 30 से 40 सवाल आप ऐसे लगा सॉल्व करके आ जाओगे। 30 से 40 क्वेश्चन आप यूं सॉल्व करके आ जाएंगे एग्जाम के, क्योंकि उसका एक्सप्लेनेशन ही अपने आप में बहुत मायने रखता है। ठीक है, चलिए फिलहाल के लिए इस क्लास को मैं यहीं पे एंड कर रहा हूँ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ठीक है, चलिए टेक केयर, बाय बाय।